आज हम चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट करने जा रहे हैं, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। कि जो माइक्रोब्स है उनका ह्यूमन वेलफेयर में क्या काम है, क्या वो ह्यूमन के वेलफेयर के लिए है, गुड है या बैड है, इसके बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, जो इसके टॉपिक्स हैं वो है कि हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में जो हम घर पर यूज़ करते हैं उसमें कैसे यूज़ होता है, इंडस्ट्री में कैसे होता है, सीवेज ट्रीटमेंट कैसे होता है, बायोगैस का प्रोडक्शन कैसे होगा, बायो कंट्रोल एजेंट्स कैसे हैं। जैसे सपोज करो किसी को कोई बीमार हो गया है तो किस तरह से वो कंट्रोल करता है, और फर्टिलाइजर्स में किस तरह यूज़ होता है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। बिसाइड्स microscopic plants and animals, microbes are the major component of biological system on this earth। देखिए, जो मैक्रोस्कोपिक जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं, मैक्रोस्कोपिक का मतलब होता है जो बड़े बड़े, उनके अलावा जो माइक्रोब्स हैं उनका भी मेजर कंपोनेंट्स जो बायोलॉजिकल सिस्टम है इस अर्थ पर बहुत ज़्यादा रोल है, वो भी मेजर कंपोनेंट है। यू हैव स्टडीड अबाउट द डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्लास 11th में हम डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म पढ़ चुके हैं, हम 9th क्लास में भी पढ़ चुके हैं। तो आपको रिमेंबर होगा कि जो किंगडम्स हैं, किस तरह से लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो किस तरह कौन से किंगडम के अंदर लाई करते हैं, कौन सी स्पीसीज़ है, कौन सी जीनस है। विच आर द वन दैट आर ओनली माइक्रोस्कोपिक, वो केवल माइक्रोस्कोपिक है क्या, छोटे छोटे हैं या बड़े भी हैं। माइक्रोब्स आर प्रेजेंट एवरीवेयर। जो माइक्रोब्स है वो कहाँ पाए जाते हैं, सॉइल में, वाटर में, एयर में, हमारी बॉडी के अंदर, और एनिमल्स में, प्लांट्स में, हर जगह पाए जाते हैं, और ये हर एक साइट्स पर होते हैं। नो अदर लाइफ फॉर्म कुड पॉसिबली एग्जिस्ट साइट्स सच एज डीप इनसाइड द गीजर्स, जहाँ पर थर्मल वेंट्स होते हैं, जो इनसाइड द, जो ज़्यादा डीप सी के अंदर भी जहाँ पर लाइट नहीं पहुँच पाती है, वहाँ पर भी ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है पाए जाते हैं। जबकि जहाँ टेम्परेचर 100 डिग्री से ज़्यादा होता है वहाँ पर भी होते हैं, सॉइल के अंदर भी होते हैं, हर जगह, चाहे कितने थिक लेयर हो चाहे थिन लेयर हो, हर जगह ये पाए जाएंगे, चाहे एसिडिक एनवायरनमेंट ही क्यों ना हो। तो क्वेश्चन आएगा कि क्या माइक्रोब्स एसिडिक एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं, तो हमारा आंसर क्या होगा, यस। माइक्रोब्स आर डाइवर्स, ये डाइवर्स है मतलब इनकी विभिन्नता है। प्रोटोजोआ भी हो सकते हैं, बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, फंजाई भी हो सकते हैं, माइक्रोस्कोपिक छोटे छोटे प्लांट्स, वायरसेस भी हो सकते हैं, वायरोइड्स भी हो सकते हैं, और प्रायंस भी हो सकते हैं। तो हमसे जो है क्वेश्चन पूछ सकते हैं, माइक्रोब्स क्या प्रोटोजोआ है, बैक्टीरिया है, फंजाई है, माइक्रोस्कोपिक प्लांट और वायरस है, वायरोइड्स है, प्रायंस है। तो हमारा क्या होगा, ये सारे आंसर्स होंगे यस। दैट आर प्रोटीनिशियस इन्फेक्टिंग एजेंट्स। ठीक है, ये जो है प्रोटीन के इन्फेक्शियस एजेंट्स है। कुछ माइक्रोब्स है जो हमें 10.1 और 10.2 में दिए हुए हैं। माइक्रोब्स जैसे बैक्टीरिया है, फंजाई है, वो कैन ग्रो ऑन न्यूट्रिटिव मीडिया टू फॉर्म कॉलोनीज। ठीक है, बैक्टीरिया में, फंजाई में यहाँ पर जो है ग्रो कर सकते हैं, और ये अपनी कॉलोनी बना सकते हैं, मतलब अपने जैसे और भी ऑर्गेनिजम्स को रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, अपने आप को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और हम इनको नेक्ड आई से भी देख सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा हमारी ब्रेड है वो ख़राब हो जाती है, ठीक है, ख़राब होने के बाद हमें फंगस दिखाई देती है, तो हम इनको कुछ ऐसे भी जिनको हम नेक्ड आई से देख सकते हैं। सच कल्चर्स आर यूजफुल इन स्टडी ऑन माइक्रो ऑर्गेनिज्म। चलिए, ये वाला जो है किस तरह से जो ये कल्चर है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्यों हम पढ़ रहे हैं, अब हम इसको देखते हैं। देखिए, ये वाला है हमारे पास में जो डायग्राम है, ये फंगल कॉलोनी है, मतलब अपने जैसा फंगस बना लेगा। कॉलोनीज ऑफ बैक्टीरिया, पेट्री डिश में यहाँ बैक्टीरिया की कॉलोनी बनाई गई है। ये फंगल ग्रोइंग, जो फंगल इन्फेक्शन होता है वो इस तरह से होता है। ठीक है, तो ये सारा बनाया गया है इन चैप्टर 8 में जो है हम पढ़ चुके हैं। माइक्रोब जो है लार्ज नंबर ऑफ डिजीज़ जो है ह्यूमन बींग्स में, जिसकी वजह से काफ़ी सारी बीमारियां हो जाती है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाले में भी हमने पढ़ा था, माइक्रोब्स की वजह से काफ़ी सारी बीमारियां हो जाती है। लेकिन इन जो ये कॉज है डिजीज़ का, जो एनिमल और प्लांट्स हैं, वो किसकी वजह से है, क्या ये माइक्रोब्स हमारे लिए हार्मफुल ही है या फिर ये यूज़फुल भी है हमारे लिए। तो कुछ इनका कॉन्ट्रीब्यूशन है हमारे ह्यूमन वेलफेयर में, तो हम इस चैप्टर में डिस्कस करते हैं। मेनली हमारा चैप्टर यहाँ से स्टार्ट होता है, जहाँ से हमारे क्वेश्चन जो है पुटअप किए जाएंगे। हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में, जो हाउस होल्ड है, जो घर पर यूज़ किए जाने वाले प्रोडक्ट्स में किस तरह से यूज़ करते हैं। यू विड बी सरप्राइज टू नो दैट वी यूज़ माइक्रोब्स और प्रोडक्ट्स डिराइव्ड फ्रॉम देम एवरी डे। आप यह बात सोचकर सरप्राइज हो जाओगे कि जो माइक्रोब्स है वो हम या उससे रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट्स हैं हमारे डेली लाइफ में हम डेली यूज़ करते हैं। इसका कॉमन एग्जाम्पल है प्रोडक्शन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क। ठीक है, मिल्क से दही का जमना, ये हमारा जो है मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है माइक्रोब्स का। उसमें कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाया जाता है, दैट इज़ लैक्टोबैसिलस। क्वेश्चन हमारा यहाँ से अराइव होगा कि कौन सा ऑर्गेनिज्म जो है कर्ड के अंदर पाया जाता है, दैट इज़ लैक्टोबैसिलस। उसका दूसरा नेम भी हम क्या बोलते हैं, लैब, दैट इज़ लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, जो मिल्क के अंदर ग्रो करता है और इसको दही में बदल देता है।
ड्यूरिंग ग्रोथ के दौरान जो है लैब जो है वो एसिड्स प्रोड्यूस करता है दैट कोगुलेट एंड पार्शियली डाइजेस्ट द मिल्क प्रोटीन। ये क्या करता है, जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है जो मिल्क होगा, मिल्क के अंदर एक कैसीन नाम का प्रोटीन होता है, उसको कुछ को खा जाएगा, अपने आप डाइजेस्ट कर जाएगा। क्योंकि जो कैसीन अगर हम डायरेक्ट लेते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर कैसीन को डाइजेशन करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है हमारे शरीर को, तो उससे इसलिए जो कर्ड है वो एज़ कम्पेयर टू मिल्क हमारे गट के लिए अच्छा है, क्योंकि हमारी बॉडी में जो कैसीन है उसका डाइजेशन स्लो होता है। बट लेकिन लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो है कर्ड जमाता है, तो उसका जो डाइजेशन है हमारी बॉडी के अंदर अच्छे से हो जाता है। स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड एडेड टू द फ्रेश मिल्क एज इनोकुलम। इनोकुलम मतलब होता है एज अ लिटल अमाउंट में, ठीक है, एज अ वेक्टर। मिलियंस ऑफ लैब, अगर हम छोटे से अमाउंट में मिल्क के अंदर कर्ड डालते हैं तो वो अपने जैसे मिलियंस ऑफ लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया बना लेते हैं। उसके लिए क्या क्या चाहिए, टेम्परेचर भी सुटेबल होना चाहिए, ऐसा नहीं कि ज़्यादा गर्म में भी हमने कर दिया, ज़्यादा ठंडे में नहीं। और मिल्क जो है फिर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कर्ड में, जो हमारी न्यूट्रिशनल क्वालिटी को इंक्रीज़ कर देगा। क्यों, क्योंकि इसके अंदर क्या हो जाएगा, B12 की अमाउंट ज़्यादा हो जाएगी। तो क्वेश्चन हमारा यहाँ से फॉर्म होगा कि जैसे ही कर्ड से हमें अगर कौन सा विटामिन मिलेगा, तो हमारा कौन सा होगा, विटामिन B12 हमारा कर्ड में होगा। और वो कब होगा, मिल्क से जब हम कर्ड बनाएंगे तब। मिल्क में कौन सा प्रोटीन होता है, दैट इज़ कैसीन, जिसको डाइजेशन में हम डाइजेस्ट करने में डिफ़िकल्टी होती है, डाइजेस्ट टू डिफ़िकल्ट। तो जो ये है ये काफ़ी अच्छा रोल प्ले करता है हमारे स्टमक में, हमारे डिज़ीज़ जो है उनको चेक करने में भी, कि हमारे स्टमक में कोई डिज़ीज़ तो नहीं है। अगर हम कर्ड खाते हैं तो ये एज अ प्रोबायोटिक बैक्टीरिया वर्क करता है, जिससे हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है। द डो विच इज़ यूज फॉर मेकिंग फूड सच एज डोसा एंड इडली। आपने देखा होगा जब हम डो बनाते हैं, डोसा इडली बनाते हैं, तो हम बैक्टीरिया फर्मेंटेशन करते हैं, तो किसके द्वारा होता है, दैट इज़ बाय बैक्टीरिया। तो क्वेश्चन हमारा यहाँ से आएगा, ड्यूरिंग द डोसा एंड इडली हम किसके द्वारा फर्मेंट करते हैं, ईस्ट के द्वारा या किस चीज़ के द्वारा, तो हमारा आंसर विल बी बैक्टीरिया। उसकी वजह से जो पफ्ड जो डो है वो ऊपर की तरफ उठने लग जाता है, तो किसकी वजह से, ड्यू टू द कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछा जाएगा कि जब पफ्ड अप होता है, जो पफ जो है ऊपर की तरफ उठना शुरू हो जाता है, वो किसकी वजह से होता है, तो वो किसकी वजह से, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से। कैन यू टेल विच मेटाबॉलिक पाथवे इज टेकिंग प्लेस रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वेयर डू यू थिंक द बैक्टीरिया ऑफ दिस फर्मेंटेशन केम फ्रॉम। तो ये कहाँ से आता है और कैसे होता है। सिमिलरली द डो विच इज़ यूज फॉर मेकिंग ब्रेड, जो डो ब्रेड को बनाने के लिए यूज़ होता है, तो उसको क्या बोला जाता है, दैट इज़ बेकर्स यीस्ट। अब ये ध्यान रखना है, जो डोसा इडली के लिए बनाया जाता है दैट इज़ फर्मेंटेड बाय बैक्टीरिया, और जो ब्रेड बनाने के लिए यूज़ करें उसको बेकर्स ईस्ट बोला जाता है, उसका नाम क्या है, सैक्रोमाइसिस सर्वेसिया। अ नंबर ऑफ, याद रखना है हमें ये नाम, सैक्रोमाइसिस सर्वेसिया। अ नंबर ऑफ ट्रेडिशनल ड्रिंक्स। अब ये नहीं है कि सिर्फ बेकर्स ईस्ट जो है ये जो बैक्टीरिया है या यीस्ट है ये सिर्फ डिशेस बनाने के लिए ही होता है, ये ड्रिंक्स बनाने के लिए भी यूज़ होता है। इट मेड बाय द फर्मेंटेड बाय माइक्रोब्स, जो इन माइक्रोब्स के द्वारा ड्रिंक्स भी बनाई जाती है। आज के टाइम में सदर्न इंडिया में जो फर्मेंटेड सैप है फ्रॉम पाम से, किससे, पाम के सैप से क्या बनाई जा रही है, दैट इज़ टोडी। ये इंपॉर्टेंट है कि कौन सी ड्रिंक है, दैट इज़ टोडी। टोडी क्या है, ड्रिंक है, फूड नहीं है, ड्रिंक है, और किससे बनाई गई है, फर्मेंटिंग सैप फ्रॉम पाम, पाम से बनाई गई है। माइक्रोब्स आर ऑल्सो यूज टू फर्मेंट फिश बनाने के लिए भी, सोयाबीन के लिए भी, बैम्बू शूट्स के लिए भी, इसमें सारा जो है माइक्रोब्स का यूज़ होता है। चीज़ जो हम खाते हैं, जो सबसे पुरानी चीज़ है हमारे आइटम्स में, वो भी किससे बनती है, माइक्रोब से बनती है। चीज़ आर नोन बाय देयर ओन, चीज़ का जो है किसके द्वारा जानी जाती है, उसका अपना क्या होता है, टेक्सचर होता है, फ्लेवर होता है और टेस्ट होता है। तो ये हमें ध्यान रखना है, टेक्सचर, फ्लेवर और टेस्ट। और उसके बाद में जो माइक्रोब्स, ये किसकी वजह से होता है, उनका टेक्सचर, फ्लेवर और टेस्ट माइक्रोब्स की वजह से। और उसके अंदर जो लार्ज होल्स होते हैं, एक हमारी एग्जांपल है स्विस चीज़ का, जिसकी वजह से लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है प्रोड्यूस होती है बैक्टीरिया की वजह से। उस बैक्टीरिया का नाम क्या है, प्रोपोनियम बैक्टीरिया शर्मानी। ठीक है, ये किसके लिए है, स्विस चीज़ के लिए। तो क्वेश्चन आएगा स्विस चीज़ के लिए कौन सा बैक्टीरिया यूज़ होता है, तो कौन सा होगा हमारा, प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी, ये स्विस चीज़ में होगा। और इससे पहले जो हमने दूसरे वाले ये पढ़ा था, अब देखो एक और चीज़ हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं, ये रॉकी फ्रूट चीज़। ठीक है, ये किसके लिए, राइपन्ड बाय द ग्रोइंग ऑफ स्पेसिफिक फंजाई ऑन दैम। अब दोनों में क्या याद रखना है, देखो ये स्विस चीज़ में क्या है, बैक्टीरिया है, और रॉकी फ्रूट चीज़ में क्या है, फंजाई है।
ये क्या देती है, फ्लेवर देती है। तो हमें दोनों में याद रखना है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा स्विस चीज़ जो है बैक्टीरिया से बनी है, फंजाई से बनी है, तो आवर आंसर विल बी बैक्टीरियम। एंड रॉकरफोर्ट चीज़ विल बी यूज एज अ फंजाई। अब ये तो हमने पढ़ा हाउस होल्ड में कि हम अपने घर में जो है यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, जो हमारे इंडस्ट्री के अंदर यूज़ हो रहा है। हमारे इंडस्ट्री में माइक्रोब जो है लार्ज अमाउंट्स में यूज़ होते हैं, वैल्यूएबल टू ह्यूमन बींग्स होते हैं, बीवरेज बनाने में, एंटीबायोटिक बनाने में। सम एग्जांपल बीवरेजेस मतलब जो हम खाने पीने की जो सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड ऑल ये बनाते हैं, ये सब में, एंटीबायोटिक्स दवाइयों में, ये इंडस्ट्री में बहुत काफ़ी अमाउंट में जो है हमारा लार्ज अमाउंट में माइक्रोब्स जो है यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, इसके बाद में इसको क्या बोला जाएगा, जो प्रोडक्शन है इंडस्ट्रियल स्केल पर माइक्रोब्स की ज़रूरत को, उसको क्या बोलते हैं, फर्मेंटर्स। ये फर्मेंटर्स की तरह काम करते हैं। फर्मेंटर्स बेवरेजेस जो है किस तरह से होंगे, माइक्रोब जो है स्पेशली यीस्ट हैव बीन यूज्ड फ्रॉम द टाइम इमोर्टल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बेवरेजेस लाइक वाइन, बियर, विस्की, ब्रांडी और रम। ठीक है, इमेमोरियल की तरह आप सबको पता है वाइन, बियर, विस्की, ब्रांडी और रम, इनको बनाने के लिए भी क्या यूज़ होता है, फर्मेंटर यूज़ होता है, दैट इज़ फ्रॉम माइक्रोब्स। इसके पर्पज़ के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, यीस्ट करते हैं, सैक्रोमायोसिस सर्वेसी। ये ब्रेड मेकिंग के लिए भी होती है और इसको बीवर्स यीस्ट भी बोला जाता है। ये और यही यूज़ होती है मॉल्टेड सीरियल्स और फ्रूट जूसेस के लिए, जिससे इथेनॉल को बनाया जाता है। तो क्वेश्चन हमारा यहाँ से आएगा, जो सैक्रोमाइसिस सर्वेसी है ये ब्रेड मेकिंग के लिए भी बोला जाता है, इसको बीवर्स यीस्ट भी बोला जाता है। और इसी से क्या होता है, सीरियल्स को मॉल्ट किया जाता है और जूसेस को किया जाता है और यहीं से इथेनॉल का प्रोडक्शन होता है। अब देखो इसमें जो है इथेनॉल किससे बनाई जा रही है, यीस्ट से बनाई जा रही है। तो ये एज अ रॉ मटेरियल जो है काम कर रहे हैं। अब देखो हम क्या करते हैं, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ रॉ मटेरियल यूज फॉर फर्मेंटेशन एंड द टाइप ऑफ प्रोसेसिंग विद और विदाउट डिस्टिलेशन। हम किसी में डिस्टिलेशन करते भी हैं, किसी में नहीं भी करते। अब देखते कहाँ कहाँ करते हैं, वाइन और बियर ये बिना डिस्टिलेशन के बनती है, वाइन और बियर। लेकिन जो विस्की है, ब्रांडी है, रम है, ये डिस्टिलेशन जो है फर्मेंटेड करके बनाई जाती है। तो हम जो क्वेश्चन आएगा, वाइन और बियर विदाउट डिस्टिलेशन होगी, और अदर देन वाइन एंड बियर ऑल विल बी विद डिस्टिलेशन। अब नेक्स्ट आर एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स से सब जानते हैं अच्छे से, कोरोना के टाइम पे सबको अच्छे से पता होगा एंटीबायोटिक्स के बारे में। एंटीबायोटिक्स जो है वो प्रोड्यूस की जाती है माइक्रोब्स के द्वारा, और इसकी जो डिस्कवरी है 20वीं सेंचुरी में कर ली गई थी वेलफेयर और ह्यूमन सोसाइटी के लिए। एंटी का मतलब जो ग्रीक वर्ड होता है, इसका मतलब होता है अगेंस्ट, बायो मतलब होता है लिविंग, मीन्स ये एंटी बायोटिक का मतलब होता है कि किसी को रोकने के लिए, किसी लिविंग चीज़ को हमारे अंदर से रोकने के लिए। अब इसका जो अगर इकट्ठा कर देंगे तो अगेंस्ट लाइफ के अगेंस्ट, पर ये हमारी लाइफ के अगेंस्ट नहीं है, ये जो ऑर्गेनिजम्स हमें डिजीज करते हैं उनकी लाइफ के अगेंस्ट है, उनकी लाइफ को रोक देते हैं। एंटीबायोटिक्स आर केमिकल सब्सटेंस, ये केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो कुछ माइक्रोब से बनाए जाते हैं, जो हमारी बॉडी के अंदर डिजीज़ होती है उनकी ग्रोथ को के लिए रिटार्ड कर देती है। रिटार्ड मीन्स उसको रोक देती है, धीमे कर देती है। यू आर फेमिलियर विद द कॉमनली यूज्ड एंटीबायोटिक। सबको पता है पेनिसिलिन जो हमारी सबसे पहली फर्स्ट एंटीबायोटिक थी, जिसको अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर किया था। वी ऑलरेडी नो अबाउट दैट फर्स्ट एंटीबायोटिक, इट वॉज अ गुड चांस डिस्कवरी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग while working on Staphylococcus bacteria once observed a mole growing in one of his unwashed culture plates around which Staphylococcus could not grow। उन्होंने देखा कि जो स्टेपिलोकाई जो बैक्टीरिया है वो ग्रो नहीं कर पा रहा था। एक चाइना डिश उनकी रखी हुई थी, पेट्री डिश जिसको बोलते हैं, वो रखी हुई थी, उसमें क्यों नहीं ग्रो कर पा रहा था, और वो बिना धुली थी और उसके अंदर जो बैक्टीरिया वो ग्रो नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने इसी से पता लगाया कि अच्छा जो पेनिसिलियम है, जिसका नाम है पेनिसिलियम नोटेटम, ये बैक्टीरिया को क्या नहीं करने दे रही, ग्रो नहीं करने दे रही है। किसको, स्टेपिलोकाई बैक्टीरिया को ग्रो नहीं करने दे रही है। तो इसके बाद इसका पूरा पोटेंशियल पता चल गया और यहीं से डिस्कवरी मिली। और इस डिस्कवरी के लिए अर्नेस्ट चेन एंड हॉवर्ड फ्लोरे और साथ में फ्लेमिंग, इन तीनों को नोबेल प्राइज़ जो है दिया गया 1945 में। और ये इस एंटीबायोटिक का यूज़ हुआ अमेरिकन सोल्जर्स के लिए जो घायल हुए थे वर्ल्ड वार 2 में, और इसने काफ़ी अच्छा इफेक्ट दिखाया अपना। पेनिसिलिन के बाद बहुत सारी और भी जो हमारी एंटीबायोटिक्स है वो डिस्कवर हो चुकी हैं, और जो हम आज की लाइफ में हम उनको यूज़ भी करते हैं एज एन एंटीबायोटिक। और वी all aware that antibiotics are used only for living organism but we cannot take it with the viruses। अब वायरस को किल करने के लिए कोई भी दवाई नहीं है, कोई भी एंटी का मतलब होता है
अगेंस्ट बायोटिक का मतलब लिविंग थिंग्स, जो वायरस है वो हमारा क्या है, डेड है। डेड चीज़ को रोकने के लिए अब तक कोई भी दवाई नहीं बनी है। एंटीबायोटिक्स इसके लिए काम करते हैं ओनली बैक्टीरिया पर, लेकिन हम इनको भी क्या करते हैं, वायरसेस को रोकने के लिए भी हम क्या करते हैं, इनका यूज़ कर लेते हैं, थोड़ा बहुत उस पर भी इफेक्ट करती हैं। बट वायरस अपने आप ही 7 डेज के बाद अपने आप ही किल हो जाता है। क्योंकि वायरस जो होगा बाहर जो होगा एज अ डेड काम करता है, लेकिन जैसे हमारी बॉडी के अंदर जाएगा वो एज अ लिविंग थिंग काम करेगा। तो एंटीबायोटिक जो है उसके लिए भी दे रहे हैं। एंटीबायोटिक जो है वो इम्प्रूव करता है हमारी कैपेसिटी को डेडली डिजीज, जैसे प्लेग है, वूपिंग कफ है जिसको काली खांसी बोलते हैं, डिप्थीरिया, गाल घोटू जिसमें गला जो है घुटने लग जाता है, और लेप्रोसी, कुछ रोग, ये इनको भी किल करने के लिए आज के टाइम में इनका यूज़ किया जा रहा है एंटीबायोटिक्स का। वी कैन नॉट इमेजिन अ वर्ल्ड विदाउट एंटीबायोटिक्स, हम इमेजिन नहीं कर सकते एंटीबायोटिक्स के बिना अपने वर्ल्ड को। बट एंटीबायोटिक्स को हमें बचा कर रखना है, हमें सारी ही अपने आप ही ले लेकर उसको ख़त्म नहीं कर देनी है। हमें कुछ डिजीज़ ऐसी भी होती हैं कि जो बिना एंटीबायोटिक्स के भी ठीक हो जाती है, लेकिन फिर भी हम एंटीबायोटिक्स लेते रहते हैं, और आने वाले टाइम में सारी जो एंटीबायोटिक्स हैं हम इसको फिनिश कर देंगे। केमिकल्स, एंजाइम्स एंड अदर बायोटिक मॉलिक्यूल्स, अब देखिए माइक्रोब्स है वो यूज़ होते हैं कमर्शियल और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के लिए भी, ऑर्गेनिक एसिड्स के लिए, अल्कोहल के लिए, एंजाइम्स के लिए। ठीक है, तो हम क्या पढ़ रहे हैं, एसिड, अल्कोहल और एंजाइम के लिए भी यूज़ होते हैं। जैसे एसिड बनाने के लिए भी एस्पेरगिलस नाइगर जो है एक फंगस है, उससे सिट्रिक एसिड बनता है। एसिटोबैक्टर अ बैक्टीरियम ऑफ एसिटिक एसिड है। क्लोस्ट्रिडियम ब्यूटीसिलियम बैक्टीरिया है, ब्यूट्रिक एसिड है। लैक्टोबैसिलस भी क्या है, बैक्टीरिया जिससे लैक्टिक एसिड बनता है। अब देखो सब कुछ क्या थे, सारे क्या थे, बैक्टीरिया थे, लेकिन क्या था, एस्परगिलस नाइजर क्या है, एक फंगस जिसे सिट्रिक एसिड याद, ये हमें याद करने की जरूरत है। बाकी देखो एसिटोबैक्टर, एसिटी से पता चल रहा है एसिटिक एसिड बन रहा है, क्लोस्ट्रिडियम ब्यूटिलिक से ब्यूट्रिक एसिड बन रहा है, लैक्टोबैसिलस से लैक्टिक एसिड बन रहा है। तो ये एस्पेरगिलस से हमें नाइगर जो है हमें याद करने की जरूरत है। यीस्ट जो है साइक्रोमाइसिस सर्विसी इज यूज फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ, हमने अभी पढ़ा था इथेनॉल के लिए यूज़ होती है, ब्रेड बनाने में यूज़ होते हैं। माइक्रोब जो है इंजाइम्स के लिए भी यूज़ होते हैं, जैसे लाइपेज है, लाइपेज जो है डिटर्जेंट में यूज़ होता है, और ये ऑयल के जो दाग होते हैं लॉन्ड्री में उसको हटाने में हेल्प करना है। तो जो डिटर्जेंट में कौन सा एंजाइम यूज़ होगा, दैट इज़ लाइपेज। यू मस्ट हैव नोटिस द बोटल्ड फ्रूट जूस, आपने बोटल फ्रूट जूस का देखा होगा, मार्केट से लेकर आते बिल्कुल साफ़ सुथरा होता है एज़ कम्पेयर टू आवर होम, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, एंजाइम्स होता है, पेक्टिनेज और प्रोटीनेज। ये क्या करते हैं, प्रोटीन की अमाउंट को कम कर देते हैं, उसको बिल्कुल साफ करके रखते हैं, फिल्टर करते रखते हैं। स्ट्रेप्टोकाइनेज जो है वो किसके द्वारा प्रोड्यूस होता है, बैक्टीरिया के। स्ट्रेप्टोकोकस एंड मॉडिफाइड बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग इज यूज एज ए क्लोट ब्लस्टर। देखो इसका मतलब क्या है कि जैसे बोलते हैं ना किसी का खून जो है गाढ़ा हो गया है, उसका मतलब क्या है, उसके खून में क्या है, क्लोट बनने शुरू हो गए हैं। तो उन क्लोट को रिमूव करने के लिए क्या दिया जाता है, दैट इज स्ट्रेप्टोकाइनेज, जो किससे बनता है, बैक्टीरिया से बनता है। स्ट्रिप्टोकोकस एंड मॉडिफाइड जिसका इंजीनियरिंग है उसको रोकने के लिए जेनेटिक स्ट्रिप्टोकाइकस में मॉडिफाई करके ये यूज़ किया गया है रिमूव करने के लिए क्लोट्स को, क्योंकि इससे क्या होता है, हार्ट अटैक आने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो कौन सा एंजाइम होगा हमारा, स्ट्रेप्टोकाइनेज हमारा एंजाइम होगा, बना किससे, बैक्टीरिया से। कौन सा बैक्टीरिया, दैट इज स्ट्रेप्टोकोकस, और वो किससे बना है, जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग का मतलब होता है मॉडिफाई करके, किसी जीन्स को कट करके या कोई नया जीन इंट्रोड्यूस करके। कुछ दूसरे बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स है, जैसे साइक्लोस्पोरिन ए है, दैट इज यूज एज ए इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट इन ऑर्गन ट्रांसप्लांट पेशेंट्स इज रिड्यूस्ड बाय द फंगस ट्राइकोडर्मा पॉलीसोरम। देखो कई बार क्या होता है कि हम क्या करते हैं, किसी और की किडनी वगैरह ले लेते हैं, कुछ भी कोई भी ऑर्गन जो है डोनेट कर देते हैं, तो उसकी बॉडी में जो है वो एकदम से ऑर्गन जो है काम करना शुरू नहीं करता। तो उसके लिए भी कौन सा एंजाइम जो है इंट्रोड्यूस करते हैं, दैट इज साइक्लोस्पोरिन ए। इससे क्या होता है, उसके जो इम्यूनो सप्रेसिव उसको एजेंट की तरह काम करता है, उसकी जो इम्यूनिटी को क्या करता है, सप्रेस कर देता है, दबा देता है, ताकि वो ऑर्गन जो है हम क्या करें, ट्रांसप्लांट कर सके पेशेंट का। और वो किसके द्वारा, दैट इज ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम की वजह से। और ये स्टेटिन्स जो होते हैं, देखो स्टेटिन्स भी आया है, ये किससे बनते हैं, यीस्ट से बनते हैं। कौन सी है, मोनास्कस प्रिप्यूल्स। और ये किसके लिए होते हैं, कमर्शियल के लिए, ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए, इसके लिए यूज़ होता है ये। ठीक है, तो हमें ये थोड़े से याद करने की ज़रूरत पड़ेगी, एक दो बार हम पढ़ेंगे तो हमारे लर्न हो जाएंगे। साइक्लोस्पोरेसिन हमारे लिए किसका था, इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने के लिए है। उसके अलावा और ये किससे बना है, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से।
ठीक है। स्टेटिन्स क्या करता है, वो यीस्ट मोनस्कस प्रोपुरस से बना हुआ है, ये ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। तो हमें ये थोड़े से नाम जो है याद करने हैं। नेक्स्ट है सीवेज ट्रीटमेंट। देखो सीवेज में अगर हम गंदा पानी हमारा जाएगा तो हम किस तरह से उसको साफ़ सुथरा रखेंगे। जो हमारे यहाँ से जो ह्यूमन एक्सट्रेक्ट्रा है या म्यूनिसिपल वेस्ट जो वाटर है वो सीवेज के अंदर हम डायरेक्ट डाल देते हैं। तो अगर हम उसको डायरेक्ट रिवर में डाल देंगे तो रिवर में क्या हो जाएगा, पोल्यूशन हो जाएगा, पॉल्यूट होनी शुरू हो जाएगी। तो उसको क्या करते हैं, पहले हम ट्रीटमेंट देते हैं, सीवेज का ट्रीटमेंट करते हैं ताकि हम माइक्रोब्स के थ्रू पानी को साफ़ सुथरा कर सके। इट कंटेन्स, क्योंकि देखो रिवर में अगर हम डायरेक्ट ऐसा पानी डाल देंगे तो वो पानी हमारे घरों तक भी आता है, तो हमारा पानी क्या होगा, गंदा होगा, पॉल्यूटेड होगा। तो हम क्या करते हैं, उसके लिए कुछ ट्रीटमेंट यूज़ करते हैं। लार्ज अमाउंट में ऑर्गेनिक मैटर यूज़ करते हैं और माइक्रोब्स यूज़ करते हैं जो पैथोजेनिक की जिसमें से पैथोजेनिक होते हैं, जो पैथोजेंस को कैरी करते हैं, मतलब बैक्टीरिया को कैरी, माइक्रोब्स को कैरी करते हैं। दिस कैन नॉट बी डिस्चार्ज इनटू नेचुरल वाटर बॉडीज। हम जो है डायरेक्टली वेस्ट को नहीं डाल सकते हैं, हमें समझना पड़ेगा क्यों। देखो ये लेस पोल्यूटेंट बनाने के लिए अगर हम डायरेक्टली कर देंगे तो ज़्यादा पोल्यूशन होगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पोल्यूशन को कम करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें वाटर वेस्ट ट्रीटमेंट जो है यूज़ करना पड़ेगा, दैट इज़ हेट्रोट्रॉफिक माइक्रोब्स नेचुरली प्रेजेंट इन द सीवेज। तो क्वेश्चन आएगा वाटर वेस्ट ट्रीटमेंट में होमोट्रॉफिक यूज़ होते हैं माइक्रोब या हेट्रोट्रॉफिक। तो दैट इज़ हेट्रोट्रॉफिक, नेचुरली प्रेजेंट इन द सीवेज, जो अपने आप ही प्रेजेंट हो जाते हैं। इसके लिए दो ट्रीटमेंट है, दैट इज़ प्राइमरी ट्रीटमेंट और टर्शरी, वो प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी में क्या होता है, अपने आप ही हमें कुछ नई चीज़ इन्वॉल्व करने की ज़रूरत नहीं होती, अपने आप ही नेचर से जो है सेपरेट होना शुरू हो जाता है। देखो इस ट्रीटमेंट में क्या होता है, फिजिकल रिमूवल ऑफ पार्टिकल्स लार्ज और स्मॉल। इसमें क्या करेंगे, अगर हमें ज़्यादा बड़ा दिखाई दे रहा है तो अच्छा बड़े वाले को पिक कर लिया, छोटे वाला है तो उसको सेडिमेंटेशन मेथड से हम नीचे की तरफ डिप हो जाएगा तो वहाँ से हम क्या कर लेंगे, अलग कर लेंगे। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट में सिर्फ दो ही मेथड यूज़ होते हैं, दैट इज़ फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन, रिमूव करने के लिए। अब जो सॉइल वगैरह है वो नीचे की तरफ बैठ जाएगी, जो गंदगी होगी, जो हार्ड पार्ट होगा, सॉलिड पार्ट होगा, वो सेडिमेंट हो जाएगा, और जो लाइटर पार्ट होगा वो फ्लोट करना शुरू हो जाएगा। तो फ्लोट को हम फिल्टर से अलग कर लेंगे और जो सॉलिड पार्ट होगा उसको हम सेडिमेंटेशन से। तो ये था हमारा प्राइमरी ट्रीटमेंट। लेकिन जो सारे सॉलिड्स हैं जो सेटल डाउन हो गए, प्राइमरी स्लज बना दिया, उनको हम अलग नहीं भी कर पा रहे, पूरी तरह से नहीं हट पा रहा है, तो हम क्या कर रहे हैं, सेकेंडरी ट्रीटमेंट यूज़ कर रहे हैं। उन एफ्लुएंट्स को, मतलब उस चीज़ को हटाने के लिए जो नीचे की तरफ बैठा है, उसको एफ्लुएंट्स नाम दिया गया, उसको हटाने के लिए। तो सेकेंडरी ट्रीटमेंट में क्या करते हैं, सबसे पहले हम प्राइमरी वाला यूज़ करते हैं, फिर हम जो प्राइमरी ट्रीटमेंट हुआ, ये वाला प्राइमरी वाला ट्रीटमेंट हुआ, यहाँ पे बैठ गया, यहाँ पे फ्लोट करने लग गई, ये हमारा प्राइमरी था। जब हमने इस पानी को साफ़ कर दिया तो हमें दूसरे टैंक में हमने क्या किया, पानी डाल दिया। अब उसमें भी जो बैक्टीरिया वगैरह, जो फ्लोक्स होंगे, बैक्टीरिया को नाम रखा गया फ्लोक्स, वो यहाँ पर नीचे तैरना शुरू हो जाएंगे और ऊपर पानी रहेगा। और यहाँ पर भी जो है जो फिल्टर से जो पार्टिकल्स है वो लाइट पार्टिकल्स ऊपर आ जाएंगे। तो दोबारा क्या होगा, लाइट पार्टिकल्स को हम हटा देंगे और जो फ्लोक्स होंगे जो हमारे, वो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड करेंगे। इसका मतलब क्या होगा कि अगर हम जितना जो माइक्रोब्स होते हैं उनको ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो ये एक इंडिकेटर का काम करते हैं। अगर उसमें ऑक्सीजन की डिमांड ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या है कि वो पॉल्यूटेड है या नहीं है। देखिए जितनी ज़्यादा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन चाहिएगी इस ऑर्गेनिक मैटर के अंदर, तो इसका मतलब क्या होगा, हमारे बैक्टीरिया क्या उसमें अभी काम कर रहे हैं। अगर जैसे ही वो इसकी बीओडी की डिमांड जो है कम हो गई तो हमें पता चल जाएगा कि जो हमारा वाटर है वो क्या हो गया, साफ़ होना शुरू हो गया। तो जो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड से हमें पता चलता है कि अगर ऑक्सीजन की डिमांड ज़्यादा है, इसका मतलब क्या है, अभी भी जो वाटर है वो वेस्ट है, ख़राब पानी है। और अगर ऑक्सीजन की डिमांड कम हो गई तो हमें पता चल गया कि ये पानी जो है साफ़ होना शुरू कर गया है। तो जो फ्लोक्स एक टर्म यूज़ किया है उसको किसके लिए, मास ऑफ बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया है वो किसके साथ में, फंगल के साथ में इकट्ठे बनाकर अपना एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, उसको बोला गया फ्लोक्स। तो इसमें जो ट्रीटमेंट में बैक्टीरिया और फंगस दोनों यूज़ होते हैं, ठीक है। फिर अब जब ये फ्लोक्स बना लिए तो ऊपर जो है पानी जो रह गया तो उसको बोला गया एक्टिवेटेड स्लज। अब इस पानी को दोबारा दूसरे टैंक में डाल दिया गया और वहाँ पर अनएरोबिक स्लज जो है डाइजेस्टर यूज़ किए गए। अनएरोबिक मतलब जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं थी। तो अब ये क्या करेंगे, अब इसके बाद में जो बैक्टीरिया है वो क्या करेंगे, इस सारी चीज़ों को डाइजेस्ट कर जाएंगे, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है उसको डाइजेस्ट कर जाएंगे। उसके बाद में जब डाइजेशन हो जाएगा तो ये क्या करेंगे, जो बैक्टीरिया है वो क्या करेंगे, गैस बनाना शुरू कर देंगे। गैसेस बनाएंगे, कौन कौन सी गैसेस बनाएंगे, मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्वेश्चन हमारा यहाँ से आएगा
कि जैसे ही वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में जो बैक्टीरिया और फंजाई है वो स्लज के अंदर रहेंगे, तो वो क्या करेंगे, बैक्टीरिया क्या प्रोड्यूस करेंगे, कौन सी गैसेस प्रोड्यूस करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड करेंगे, हाइड्रोजन सल्फाइड करेंगे और मीथेन गैस, और जिसमें से जो बायोगैस का काम करेंगे, और ये इनफ्लेमेबल होगी, मतलब अपने घरों में जो है यूज़ कर सकते हैं। तो ये था हमारा सेकेंडरी ट्रीटमेंट। ठीक है, अब जो है गवर्नमेंट ने कौन कौन से प्लान किए हैं, उसने गंगा एक्शन प्लान और यमुना एक्शन प्लान जो है यूज़ किए हैं इसको ठीक करने के लिए। गंगा प्रोजेक्ट और यमुना प्रोजेक्ट है, जिसमें दोनों ये रिवर है ये ख़राब हो रखे हैं, इसको ठीक करने के लिए। तो इसी तरह जो सीवेज ट्रीटमेंट है प्लांट्स के लिए भी यूज़ करते हैं। जो प्लांट्स आसपास में रहेंगे तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर कॉस्ट जो है कम लगेगी और हम इजीली हम वेस्ट प्रोडक्ट को रिसाइकिल कर सकेंगे। अब है माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। बायोगैस जो है किस तरह से बनाई जाती है। देखो, जो बायोगैस है वो एक नेचुरल मिक्सचर ऑफ गैसेस है। इसमें कैसे होगा, जो माइक्रोब्स हैं, माइक्रोब्स जो है अपनी एक्टिविटी करेंगे, प्रोडक्शन ऑफ गैसेस करेंगे, और वो जो गैसेस है वो किसके लिए यूज़ होगी, फ्यूल के लिए, घरों में ईंधन के लिए। किस तरह से होगी, कौन कौन सी गैस होगी, डिपेंड करेगा माइक्रोब्स के लिए कौन कौन से माइक्रोब्स जो है प्रेजेंट है और वो किस तरह का सबस्ट्रेट जो है बना रहे हैं। जैसे चीज़ मेकिंग एंड प्रोडक्शन ऑफ बीवरेज, द मेन गैस प्रोड्यूस्ड वाज कार्बन डाइऑक्साइड। हमने देखा फर्मेंटेशन के दौरान कौन सी गैस बन रही थी, कार्बन डाइऑक्साइड बन रही थी। लेकिन कुछ बैक्टीरिया जो है अनएरोबिकली ग्रो करने लगेंगे सेलुलोज लाइक मटेरियल की तरह, तो लार्ज अमाउंट में क्या बनाएंगे, मीथेन बनाएंगे। किसके साथ में, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन के साथ में। अब ये ध्यान रखना है, सेलुलोज मटेरियल होगा तो वो लार्ज अमाउंट में कौन सी गैस बनाएंगे, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। लेकिन जब हम फर्मेंटेशन में कर रहे थे तो कौन सी बन रही थी, कार्बन डाइऑक्साइड बन रही थी। अब उसके बाद में देखेंगे हम इन सारी गैसेस को क्या करेंगे, कलेक्ट कर लेंगे। इनको क्या बोला जाता है, मीथेन, मीथेनोजन्स बोला जाता है। क्यों, क्योंकि कौन से बैक्टीरिया से बनते हैं, मीथेनो बैक्टीरियम से बनती है। अब देखो इसमें क्या होगा कि जैसे ही विलेजेस वगैरह में जो होता है, काउडंग वगैरह होता है, बफेलोडंग होता है, उसमें क्या करते हैं, एक पूरा एक ऐसे गड्ढा सा बना लेते हैं। वहाँ पर लोग क्या करते हैं, उसमें धीरे धीरे उसको काउडंग को जो है डालते रहते हैं, तो वहाँ पर अपने आप ही जो है बैक्टीरिया, मिथेनोजन बैक्टीरिया जो है वो ग्रो करना शुरू हो जाते हैं। जैसे मिथेनोजन बैक्टीरिया, क्योंकि तो काउ के अंदर या बफेलो के अंदर, इनके अंदर क्या होता है, जो रूमिनेंट्स होते हैं इनके अंदर मिथेनोजन बैक्टीरिया इनके गट में प्रेजेंट होता है सेलुलोज का डाइजेशन करने के लिए। सेलुलोज जो है उसका डाइजेशन करने के लिए हमारी बॉडी के अंदर नहीं होता, क्योंकि हम सेलुलोज का डाइजेशन नहीं कर पाते हैं। तो उनके अंदर मिथेनोजन बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से वो सेलुलोज का डाइजेशन कर पाते हैं। तो उनके जो डंग वगैरह होगा उसमें भी क्या होगा, मिथेनोजन प्रेजेंट होगा। यहाँ पर बैक्टीरिया बनने शुरू हो जाएंगे और पानी जो है धीरे धीरे पानी भी हम डालते रहेंगे, और यहाँ पर क्या होगा, एक पाइप लगा देंगे। ये धीरे धीरे मिथेनोजन बैक्टीरिया मीथेन गैस और ये सारी बनाना शुरू कर देंगे, और यहीं से घरों में सप्लाई कर दी जाएगी। तो इसको बोला जाएगा बायोगैस। तो अब मिथेनोजन गैसेस में कौन कौन सी होती है, हमें याद रखना है, मीथेन के साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन, दीज ऑल आर मिथेनोजन गैसेस एंड इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द मिथेनोजन बैक्टीरिया। ये हमें ध्यान रखता है। और ये जो बैक्टीरिया है, ये हमें अभी पढ़ा है कि जो रूमिनेंट्स होते हैं, रूमिनेंट्स का मतलब क्या होता है, जो एक बार खाना एंगल्फ कर जाते हैं, अपने अंदर ले जाते हैं, फिर बाद में उस खाने को यूज़ कर करके कडलिंग करके अपने खाने को डाइजेशन करते हैं, और ये सेलुलोज वाला खाना जो है डाइजेस्ट कर पाते हैं। तो ये इनके अंदर पाए जाते हैं, कैटल्स के अंदर। ये हेल्प करता है ब्रेक डाउन ऑफ सेल्स, हमने यही पढ़ा है अभी। इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है न्यूट्रिशन ऑफ कैटल को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने में। ठीक है, तो डू यू थिंक ह्यूमन बींग्स आर ऑल्सो केपेबल टू डाइजेस्ट सेलुलोज, क्या हम ह्यूमन बीइंग भी जो है डाइजेस्ट कर पाते हैं सेलुलोज को। दस द एक्सीडेंट ऑफ कैटल, और ये है इनका जिसको गोबर बोलते हैं, ये बैक्टीरिया रिच होता है। डंग कैन बी यूज फॉर जनरेशन ऑफ बायोगैस, ये बायोगैस के लिए भी हो सकता है। देखो, जब हम ह्यूमन है वो सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वी आर नॉट अ रूमिनेंट। हम ऐसा नहीं करते कि हम एक ही बार में खाना ले जाए, उस खाने को सारे को फिर दोबारा से माउथ में लेकर आए, हम कडलिंग नहीं कर सकते हैं, तो वी आर नॉट अ रूमिनेंट्स। दस द बायो गैस प्लांट कंसिस्ट ऑफ अ कंक्रीट टैंक। ठीक है, वो कंक्रीट टैंक है, 10 से 15 फीट डीप खोदा जाएगा, उसके अंदर बायो वेस्ट जो है डाला जाएगा, स्लरी ऑफ डंग डाला जाएगा, उसके अंदर फ्लोट करता रहेगा, पानी डाला जाएगा। देखो यहाँ पे इस तरह से ये है, ये रहा डंग वाटर जो है यहाँ से डाला जाएगा। एक डाइजेस्टर बना दिया, यहाँ इस टैंक के अंदर जाएगा, ऊपर जो है सिलेंडर की तरह बना दिया। यहाँ पर जो मिथेनोजन बैक्टीरिया वो CH4, कार्बन डाइऑक्साइड, H2, ये सारी गैसेस बनाएंगे। ऊपर एक गैस होल्डर है, यहाँ से गैस की पाइपलाइन जो है दी जाएगी, और यहाँ पर जो वेस्ट मटेरियल है, जो स्लज वगैरह, वो यहाँ पर कलेक्ट हो जाएगा।
और ये है इसको लोग क्या करेंगे, अपने खेत में यूज़ कर लेंगे एज अ फर्टिलाइज़र। तो इस तरह से जो है ये बायोगैस बनाई जाती है। जो टेक्नोलॉजी है बायोगैस की, ये सबसे पहले जो है प्रोडक्शन किसके द्वारा हुआ था, वॉज डेवलप्ड इन इंडिया मेनली ड्यू टू द एफर्ट्स ऑफ द इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, IARI। ये इसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। और खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कम्युनिकेशन जो हमारे राजस्थान में है, KVIC, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। इफ़ योर स्कूल इज सिचुएटेड इन अ विलेज और नियर अ विलेज, इट वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग टू इंक्वायरी। अगर आपका जो स्कूल है विलेज के आसपास है तो आप इजीली इन सारी चीज़ों को देख सकते हो। नेक्स्ट इज माइक्रोब एज बायो कंट्रोल एजेंट। बायो कंट्रोल एजेंट्स का मतलब क्या होता है कि जो वो बायोलॉजिकल मेथड जो कंट्रोल करते हैं प्लांट में डिजीज़ या पेस्ट में जो डिजीज़ आती है उसके कारण। देखो जो मॉडर्न सोसाइटी है वो क्या करते हैं, केमिकल्स यूज़ करते हैं इंसेक्ट्स को मारने के लिए, पेस्ट को मारने के लिए वो यूज़ करते हैं इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स, लेकिन बाद में वो है क्रॉप को हार्म करते हैं, टॉक्सिक इफेक्ट देते हैं। हम उन्हीं सारी सब्जियों को अगर हम खाते हैं, फ्रूट्स को खाते हैं, तो ह्यूमन बीइंग में भी क्या करेंगे, वो अपना इफेक्ट दिखाना शुरू कर देंगे। एनिमल्स भी उनको खाते हैं, एनिमल्स के अंदर भी इफेक्ट दिखाना शुरू करेंगे। तो हमें क्या करना है, हमें नेचुरल तरीके से अपने बायो कंट्रोल्स को यूज़ करना है। जो हमारा एनवायरनमेंट है, सॉइल है, ग्राउंड है, वाटर है, फ्रूट्स, वेजिटेबल, क्रॉप, प्लांट्स, इन सबको बचाने के लिए हमें क्या करना है, वीडिसाइड्स को रिमूव करना पड़ता है। हम वीडिसाइड्स को रिमूव करते हैं ना। बायोलॉजिकल कंट्रोल जो है पेस्ट और डिजीज में, एग्रीकल्चर में जो है मेथड है वो कंट्रोल करते हैं पेस्ट और रिलाइज ऑन नेचुरल प्रिडेशन। नेचुरल मेथड्स पर हम मोस्टली हम डिपेंड करने लगे एज कम्पेयर टू केमिकल्स। बीच में केमिकल्स ज़्यादा डिपेंड करते थे, लेकिन अभी हम ऑर्गेनिक फार्मिंग वगैरह यूज़ करने लगे हैं। इसमें क्या होता है, जो इससे हमारी हेल्थ भी सही रहेगी, हमारी बायोडाइवर्सिटी भी बनी रहेगी, हमारा जो लैंड का जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है वो भी रहेगा, और हमारा जो सिस्टम है, इंसेक्ट्स है और ये पेस्ट है, ये सारे भी हमारे इरेडिकेट नहीं होंगे, मरेंगे नहीं, इनकी डाइवर्सिटी भी बनी रहेगी। क्योंकि देखो हमारी जो लाइफ साइकिल है इसमें हर चीज़ का होना ज़रूरी है। अगर हमारे यहाँ से इंसेक्ट ही खत्म हो जाएंगे तो हमारी लाइफ भी क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। तो वी शुड हैव इन बैलेंस, हमें सब कुछ जो है बैलेंस में मोड में होना चाहिए यहाँ पर। तो धीरे धीरे जो लिविंग थिंग्स का बैलेंस है वो बिल्कुल ख़त्म होने लगा था, लेकिन अब दोबारा से हमारी जो ऑर्गेनिक सिस्टम आया है इसके थ्रू क्या दोबारा से हमारा इस इकोसिस्टम में क्या हो रहा है, बैलेंसिंग आनी शुरू हो रही है। तो हमें ऐसे मेथड्स को यूज़ करना चाहिए कि हम केमिकल मेथड भी यूज़ ना करें, और हमारा जो है जो हमारा यूज़फुल और हार्मफुल दोनों तरह का जो अप्रोच है वो हमारी हो जाए। तो आपने देखा होगा वेब ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द मायराइड ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट कंसिडर फील्ड फोना एंड फ्लोरा। फोना मतलब होता है प्लांट्स, वो एनिमल्स, एंड फ्लोरा मतलब होता है प्लांट्स। इन सबको बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, जो ऑर्गेनिक फार्मर है वो क्या करते हैं, इस तरह का इरेडिकेशन करते हैं, इस तरह का क्रिएचर बनाते हैं, वो इस तरह के पेस्ट जो है यूज़ करते हैं कि जो अनडिज़ायरेबल अनवांटेड चीज़ों को ना खाएं, जो उनको ज़रूरी है उसी चीज़ को खाएं, जो हमें हार्म कर रही है उसी का प्रे करें, दूसरों को हार्म ना करें। तो कुछ बायो कंट्रोल मेजर्स हैं जो हमारे टॉक्सिक केमिकल्स और पेस्टिसाइड्स को रिमूव कर रहे हैं। जैसे जो फार्मर है, आपने देखा होता वेरी फेमिलियर बीटल विद रेड एंड ब्लैक मार्किंग्स, द लेडी बर्ड एंड ड्रैगन फ्लाई आर यूज टू गेट रिड ऑफ एफिड्स एंड मॉस्किटो। जो लेडी बर्ड है वो किसके लिए होती है, एफिड्स के लिए, और ड्रैगन फ्लाइज किसको खा जाती है, मॉस्किटोज को खा जाती है। इनके अलावा और किसी और को नुकसान नहीं करती। तो इसके एग्जाम्पल और भी है, माइक्रोबियल बायो कंट्रोल एजेंट दैट कैन बी इंट्रोड्यूस इन ऑर्डर टू कंट्रोल बटरफ्लाई कैटरपिलर्स इन द बैक्टीरिया बैसिलस थ्रिंगिस, जिसको हम बीटी के नाम से जानते हैं। ये बटरफ्लाई जो कैटरपिलर्स हैं ये क्या करेंगे, जो इनके जो कैटरपिलर्स है, जो बीटी बैक्टीरिया है, ये इनको खा जाता है अगर ये किसी प्लांट्स को नुकसान करते हैं। क्योंकि ये क्या करते हैं, स्पोर्स को मिक्स कर देते हैं पानी के अंदर और धीरे धीरे प्लांट्स के उनका फ्रूट्स वगैरह खा जाती है। तो इसके लिए क्या करता है, जो बीटी बैक्टीरिया जिसको बैसिलस थ्रिंगिजेनेसिस बोलते हैं, वो बैक्टीरिया क्या करता है, इनको खा जाता है। तो ये क्या करते हैं, इंसेक्ट्स का लार्वा खा जाता है और उनके जो गट है ना, इंसेक्ट्स के गट में वहाँ चला जाता है और वहाँ पर टॉक्सिक हार्मोन, एक तरह से टॉक्सिन हार्मोन रिलीज कर देता है। तो ये अपने आप ही क्या होते हैं, किल हो जाते हैं। तो ये बैक्टीरिया क्या करता है, डिजीज किल करने के लिए किसके, कैटरपिलर्स में, बट लीव अदर इंसेक्ट, लेकिन दूसरे इंसेक्ट्स को हार्म नहीं करता, सिर्फ कैटरपिलर्स को खाता है। क्योंकि जो डेवलपमेंट है, जेनेटिक इंजीनियर है, लास्ट डिकेड से ऐसी चलती है। जो बी थ्रिंगिस है, टॉक्सिन जीन्स है, प्लांट्स के अंदर भी यूज़ किया जाता है। प्लांट्स आर रेसिस्टेंट टू अटैक बाय इंसेक्ट पेस्ट, जिससे कि इंसेक्ट जो है उसके ऊपर अटैक ना करे। इसके लिए बीटी कॉटन इज़ वन एग्जाम्पल विच इज़ बीइंग कल्टिवेटेड इन सम स्टेट्स इन आवर कंट्री। तो देखो बीटी कॉटन की जो है खेती की जाती है। बीटी कॉटन मतलब एक बीटी नाम का जो है ये बैक्टीरिया जो है रहता है और ये कॉटन को बचा कर रखता है। तो सबसे पहले बीटी ब्रिंजल हुआ था जो इनको बचा कर रखता था। चलिए अब हम इसको नेक्स्ट क्लास में करते हैं।
थोड़ा सा ही बचा है, कर ही लेते हैं। ठीक है, बायोलॉजिकल कंट्रोल है, ट्रीटमेंट ऑफ प्लांट डिजीज है, फंगस से ट्राइकोडर्मा। ये क्या करते हैं, फ्री लिविंग फंजाई है जो कॉमनली फाउंड होती है रूट में इकोसिस्टम में, और ये बायो कंट्रोल एजेंट है काफ़ी सारे प्लांट्स को बचाने के लिए। तो आपसे पूछा जाएगा ट्राइकोडर्मा क्या है, एक फंगस है, ये कहाँ पर होती है, रूट्स इकोसिस्टम में पाई जाती है प्लांट्स को बचाने के लिए कि उनको डिजीज़ ना हो। बिकुलो वायरस जो है पैथोजेंस है, ये अटैक करते हैं इंसेक्ट्स और आर्थ्रोपोड्स को। इसमें क्या है, बायोलॉजिकल कंट्रोल होता है। न्यूक्लियोफाइड्रो वायरस होता है, ये वायरस जो है काफ़ी एक्सीलेंट है, ये सिर्फ जो इंसेक्टिसाइड्स हैं जो हार्म कर रहे हैं उन्हीं को खा जाएगा, बाकी चीज़ों को नहीं खाता है। प्लांट्स, मैमल्स और बर्ड फिश में इसका नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। तो ये स्पेशली जो इस तरह के जो है बैक्टीरिया, मैमल्स, बर्ड्स और वगैरह, इनको सेव करके रखेंगे और हमारा जो है केमिकल इफेक्ट भी नहीं होगा। अब नेक्स्ट है बायो माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर। बायो फर्टिलाइजर में क्या काम करेगा, विद आर प्रेजेंट डे लाइफ स्टाइल एनवायरमेंट पॉल्यूशन इज़ अ मेजर कोज ऑफ कंसर्न। आपने देखा होगा जो एनवायरमेंट पॉल्यूशन है वो मेजर कंसर्न है। आज के टाइम में भी देखो, कोरोना के टाइम में भी जो मेजर कंसर्न क्या था, दैट इज़ पॉल्यूशन। इस पॉल्यूशन की वजह से तो ये सारा फैल रहा है। तो द यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर टू मीट द एवर इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हैज़ कंट्रोल सिग्निफिकेंटली टू दिस पॉल्यूशन। तो इस पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, एग्रीकल्चर को हमें बढ़ाना चाहिए, हमें प्लांट्स को लगाना चाहिए। तो हमें रियलाइज़ हुआ कि ये सारी प्रॉब्लम है केमिकल फर्टिलाइजर्स के ज़्यादा लार्ज स्केल पर होने के कारण हुई है। तो लोग क्या करने लगे हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग को यूज़ करने लग गए हैं। यूज़ ऑफ बायो फर्टिलाइजर्स आर ऑर्गेनिज्म। तो बायो फर्टिलाइजर्स वो होते हैं जो न्यूट्रिएंट की क्वालिटी को इंक्रीज़ करते हैं, सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करते हैं। ये कोई केमिकल्स नहीं होते हैं। इनका जो मेन सोर्स होता है जैसे बैक्टीरिया है, फंजाई या साइनो बैक्टीरिया है। हमने ये सारा जो है पहले पढ़ चुके हैं हम। लेगुलस प्लांट्स में कौन सा बैक्टीरिया होता है, दैट इज़ राइजोबियम बैक्टीरिया, क्योंकि वो क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। प्लांट जो है डायरेक्ट जो है नाइट्रोजन नहीं ले सकता एनवायरनमेंट से, तो उसको कैच कौन करता है, दैट इज़ राइजोबियम बैक्टीरिया। वो एनवायरनमेंट से कैच करेगा और प्लांट्स को देगा, तो जिससे क्या होगा, प्लांट्स को नाइट्रोजन मिल जाएगी और प्रोटीन मिल जाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन गैस से प्रोटीन मिलता है, प्लांट्स की ग्रोथ होती है। दिस बैक्टीरिया फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू द ऑर्गेनिक फॉर्म। अब हमने यही पढ़ा है। इसके अलावा कुछ और भी बैक्टीरिया होते हैं जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए यूज़ होते हैं इन सॉइल के अंदर, दैट इज़ एजोस्पेरलम एंड एजोबैक्टर, जो सॉइल की न्यूट्रिलिटी को बनाते हैं। कुछ फंगस है जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन करती है, दैट इज़ माइक्रोरिज़िया। थोड़े दिन पहले देखा होगा आपने, ये वाली जो फंगल इन्फेक्शन आई के अंदर हुआ था, दैट इज़ माइक्रोरिज़िया की वजह से हुआ था। ये क्या करती है, जो फंगल है वो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप करते हैं, मतलब किसी और के ऊपर रहती है। प्लांट्स हैविंग सच एसोसिएशन, सो ये क्या करेगी, फॉस्फोरस को एब्जॉर्ब कर लेती है सॉइल से और ये पौधों को दे देती है। देखो फंगस का क्या काम है, माइक्रोरिज़ियम का ये क्या करेगी, सॉइल से क्या करेगी, फॉस्फोरस एब्जॉर्ब करेगी और किसको देगी, प्लांट को देगी। क्योंकि प्लांट जो डायरेक्ट फॉस्फोरस नहीं ले पा रहे हैं तो कौन देगा, फंगस देगा। तो ये भी क्या कर रही है, प्लांट की हेल्प कर रही है और प्लांट के ऊपर रह रही है। तो दैट इज सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, कि प्लांट को फॉस्फोरस मिल रहा है, उसको रहने के लिए जगह मिल रही है, दैट इज सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। फंजाई और एल्गी की तो हमने रिलेशनशिप पढ़ी है। अब ये वाली भी देखो, प्लांट्स हैविंग सच एसोसिएशन, सो अनदर बेनिफिट ऑल्सो। ये क्या करेगी, रेसिस्टेंट रूट बोन में जो पैथोजेंस आएंगे उसकी रूट में उसको डिजीज़ को बचाएंगे। सैलिनिटी को डिक्रीज़ करते हैं। भाई ज़्यादा सैलाइन वाटर होगा तो फर्टिलिटी भी नहीं हो पाएगी। ड्रोट, सूखा भी नहीं रहेगा, उसको भी बचाते हैं सूखा पड़ने से भी, क्योंकि रूट में जो पानी भी होना चाहिए प्लांट की ग्रोथ के लिए। और पूरी तरह से ओवरऑल इंक्रीमेंट करती है प्लांट की ग्रोथ का और डेवलपमेंट का। साइनोबैक्टीरिया क्या होते हैं, ऑटोट्रॉपिक। अब देखो कुछ पूछा जाएगा क्वेश्चन, साइनोबैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक, दैट इज ऑटोट्रॉपिक। ये एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में यूज़ होते हैं, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। इनके एग्जाम्पल है एनाबिना, नॉस्टॉक और ऑसिलेट्रिया। और पैडी फील्ड में, धान के जो खेत होते हैं वहाँ पर भी साइनोबैक्टीरिया जो है बायो फर्टिलाइजर का काम करते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी ऑल्सो एड ऑर्गेनिक मैटर इनटू द, ब्लू ग्रीन एल्गी भी क्या करते हैं, ऑर्गेनिक मैटर को डालते हैं सॉइल के अंदर, उसकी फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करते हैं। और आज के टाइम में हमारी जो सिटी है या फिर हमारी जो कंट्री है उसमें बायो फर्टिलाइजर का काफ़ी यूज़ हो रहा है मार्केट में। और फार्मर्स भी जो रेगुलरली है वो केमिकल बेस्ड को छोड़कर ऑर्गेनिक फार्मिंग पर आ गए हैं, ताकि वो केमिकल पर
रिलाई ना करें। तो जो ये समरी है इसमें भी यही बताया गया है कि माइक्रोब जो है हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हमारी अर्थ के लिए ये पैथोजेनिक है। नॉट ऑल माइक्रोब्स आर पैथोजेनिक, ये सारे पैथोजेनिक नहीं होते। पैथोजेनिक मतलब जो हमारे डिजीज़ कैरियर होते हैं वो सारे नहीं होते हैं, ह्यूमन बीइंग के लिए हेल्पफुल भी होते हैं ऑलमोस्ट। जैसे बैक्टीरिया, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, लैब बैक्टीरिया है। ये वाला डो में कौन सा यूज़ हो रहा है, दैट इज़ सेक्रोमाइसिन सर्विसिया। कुछ इडली और डोसा के लिए कौन सी फर्मेंटेड यीस्ट यूज हो रही है, और वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करती है। सॉरी यीस्ट नहीं, फर्मेंटेड ये वाला बैक्टीरिया यूज़ होता है, दैट इज़ बैक्टीरिया और फंजाई यूज क्या करते हैं, इसका जो अपने पर्टिकुलर टेक्सचर, टेस्ट और फ्लेवर को, जो चीज़ को बनाने के, फंजाई और बैक्टीरिया क्या करते हैं, इनके टेस्ट को बना कर रखते हैं, टेक्सचर मतलब दिखने में अच्छा हो, फ्लेवर अच्छा हो, टेस्ट अच्छा हो चीज़ का। माइक्रोब जो यूज़ करते हैं इंडस्ट्रियल में करते हैं, लैक्टिक एसिड के लिए, एसिटिक एसिड के लिए, अल्कोहल बनाने के लिए होता है। एंटीबायोटिक हमने पढ़ी है, पेनिसिलिन सबसे पहली एंटीबायोटिक थी, ये डिजीज़ कॉजिंग हार्मफुल माइक्रोब्स को किल करती है। एंटीबायोटिक्स का मेजर रोल होता है हमारे डिजीज़ को किल करने के लिए। कौन कौन सी होती है, डिप्थीरिया, वूपिंग कफ एंड लेप्रोसी, नमूनिया। 100 सालों से जो माइक्रोब्स है आर बीइंग यूज टू ट्रीट सीवेज वेस्ट प्रोडक्ट के लिए भी यूज़ हुए जा रहे हैं, जो हेल्प करते हैं वाटर की रिसाइक्लिंग लिए। मिथेनोजेंस क्या थे, जो मीथेन गैस को बना रहे थे, कौन कौन सी थी मिथेनोजेंस में, दैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड हाइड्रोजन। ये डिग्रेडिंग प्लांट्स वेस्ट के लिए काम होते हैं। बायोगैस जो है प्रोड्यूस होती है रूरल एरियाज़ में, आपने देखा होगा पेस्ट कंट्रोल और ये सारे बायो कंट्रोल्स यूज़ किए गए थे। जो बीटी नाम का एक बैक्टीरिया था वो सारा यूज़ किया गया था। तो ये आज के टाइम में जो है क्लियर हो गया कि ह्यूमन बीइंग जो है माइक्रोब्स के ऊपर भी डिपेंड करते हैं अपने वेलफेयर के लिए। ये था हमारा आज का चैप्टर, छोटा सा चैप्टर था जो हमने एक ही कर लिया कंप्लीट। चलिए अब नेक्स्ट चैप्टर के नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अब हम करेंगे इसके बाद में नेक्स्ट चैप्टर, हमारी ये पूरी यूनिट जो है कंप्लीट हो जाएगी। इसमें 3 चैप्टर्स हैं।